सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। 1 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार, देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पहली खबर देखिए। चीन के तियानजिन में हो रहे SCO सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई। इस दौरान PM मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और रिश्तों को किसी तीसरे देश की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। साथ ही सीमा पर शांति बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। दूसरी तरफ चीन के तियानजिन में SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इन बैठकों की तस्वीरें और अनुभव सोशल मीडिया पर साझा किए। चर्चा मुख्य रूप से व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और आपसी सहयोग पर हुई। मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, विकास सहयोग से दोनों देशों के लोगों को फायदा। नेपाल प्रधानमंत्री KP ओली, रिश्ते गहरे और खास। मिस्र प्रधानमंत्री मुस्तफा मैडबॉली, दोस्ती नई ऊंचाइयां छू रही। बेलारूस राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, नए अवसरों को लेकर आशावादी। ताजिकिस्तान राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, व्यापार और सांस्कृतिक रिश्ते मजबूत। कजाकिस्तान राष्ट्रपति तोकायव, ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और दवा क्षेत्रों में सहयोग। म्यांमार सीनियर जनरल मिन ऑंग लाइंग, व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, खनन और सुरक्षा में सहयोग। चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग, सकारात्मक प्रगति की समीक्षा, सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमति। अगली खबर देखिए। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला ने स्पेन के बंदरगाह शहर बार्सिलोना से रवाना होकर इजराइल द्वारा गाजा पर लगाई गई नाकेबंदी को तोड़ने का मिशन शुरू कर दिया है। नावें रविवार को लगभग 3:30 बजे पोर्ट से निकली, जहां कार्यकर्ता, सपोर्ट स्टाफ और शुभचिंतक मौजूद थे और क्रू को विदाई दी। अगली बड़ी खबर। इजरायली सेना और शिन बेट ने हमास के प्रमुख सैन्य प्रवक्ता अबू ओबैदा की हत्या की घोषणा की। इजरायली कब्जा सेना और शिन बेट ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि उन्होंने हमास की सैन्य शाखा अल कासम के प्रमुख प्रवक्ता अबू ओबैदा को निशाना बनाकर हत्या कर दी है। इस घोषणा ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों में तनाव को और बढ़ा दिया है और राजनीतिक माहौल को और उग्र कर दिया है। विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि हमास की ओर से अभी तक इस घटना पर कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन नहीं आया है, जिससे अटकलें और बढ़ गई है। यह हमला क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा के नए चरण की संभावना को भी उजागर करता है। अगली खबर। इजरायली अधिकारियों ने वेस्ट बैंक में 63 पुरातात्विक स्थलों पर कब्जा किया। कुल्स न्यूज नेटवर्क के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इजराइल ने वेस्ट बैंक के 63 पुरातात्विक स्थलों को अपने इजरायली विरासत के नाम पर जब्त कर लिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य फिलिस्तीनी पहचान मिटाना, इन स्थलों की मरम्मत और बहाली को रोकना और बस्तियों को वैध ठहराना है। मुख्य कब्जे वाले स्थल खिरबेत सिलोन, खिरबेत अल औफ और खान अल लाबन है, जो कई ऐतिहासिक कालों से संबंधित है। अंसार अल्लाह के नेता अब्दुल मलिक अल हौथी का आसान बयान। यमनी मंत्रियों की हत्या और रास्ते में दिए गए बलिदान से यमन की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे और कमजोर नहीं पड़ेंगे। हम अपने फैसलों में और मजबूत होंगे और अपने रास्ते पर और ठान कर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने शुरू से ही इस काम की अहमियत और सम्मान को समझा है। ज्ञात हो कि इजराइल ने एक दिन पहले हुए हमले में यमन के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं की हत्या की। अगली खबर लेबनान से। लेबनान में हिंसा जारी। नबातिया जिले में इजरायली बमबारी। लेबनान के दक्षिणी नबातिया जिले के मायफादुन शहर में इजरायली कब्जा विमान ने एक मोटरसाइकिल पर बमबारी की। यह घटना इस बात को दिखाती है कि इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर के बावजूद भी क्षेत्र में हिंसा जारी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह हमले आम नागरिकों में भय और असुरक्षा की स्थिति पैदा कर रहे हैं। एक खबर। पंजाब की स्थिति। पंजाब में दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि, विशेषकर धान के खेत, पानी में डूबी हुई हैं। इससे फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 60,000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की है। उन्होंने SDRF राशि के मानकों में बदलाव और प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ कम से कम 50,000 रुपए देने की भी मांग की है। बाढ़ से पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आजीविका पर असर पड़ा है, क्योंकि उनका बड़ा हिस्सा डेयरी और पशुपालन पर निर्भर है। मुख्य कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियों का उफान,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और मौसमी नालों का मिलना। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। हम आपको सूचित करते रहेंगे देश की ताज़ा घटनाओं से। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली रिपोर्ट में फिर मिलते हैं। अलविदा।